हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता, एचओडी ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड कोटा। और आप निशांस के ऑनलाइन ऐप पर 12th बायो की ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय हम सब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ पूरा भारत, यहाँ तक कि पूरा विश्व इस समय इस भयंकर महामारी की चपेट में आ चुका है। लेकिन स्टूडेंट और अभिभावक, इस समय हम सबको एक दृढ़ विश्वास के साथ, धैर्य के साथ इसका सामना करना है। और उम्मीद है हम जल्दी ही इस बीमारी को पूरी पृथ्वी से हटा देंगे। लेकिन 12th बायो स्टूडेंट ध्यान दें, इस समय आपका समय बहुत ही कीमती है। तो उस कीमती समय को हम किस तरह सदुपयोग करें, तो निशांत ने इसी वजह से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। मैं मनीष कुमार गुप्ता आपको 12th बायो की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम बीजांड के बारे में पढ़ चुके हैं। बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। तो अब हमें इनको आपस में लिंक करते हुए पढ़ना है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया हुई थी। गुरु बीजाणुधानी, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, बीजांड का ही दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अंडाशय के अंदर जो छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है उन्हें हम बीजांड कहते हैं, और बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर जो छोटी संरचनाएं हैं, गोलाकार संरचनाएं, उनको हम बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर यानी कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पूर्ण हो रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, ये हमें वापस पुराने टॉपिक से लिंक करते हुए पढ़ना है। हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण किया था। इसी तरह अब हमें उस टॉपिक को लिंक करते हुए गुरु बीजाणु जनन को पढ़ना है। गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो देखिए चित्र में इस तरह ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई गई है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं। तो यहाँ तक की परिभाषा हम लघु बीजाणु जनन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब हमें एक दिक्कत सामने आ रही है। इसमें जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, इसमें 3 शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 4 जो गुरु बीजाणु बने हैं, 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो गए। केवल एक गुरु बीजाणु यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक गुरु बीजाणु यहाँ पर सक्रिय होता है और यही आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन को कितना आसानी से बताया गया है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। चारों गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल एक गुरु बीजाणु बच रहा है, यही एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। ये घटना क्यों हुई? तो इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो 4 गुरु बीजाणु बने थे, 4 गुरु बीजाणु यदि रहेंगे तो पोषण की ज्यादा आवश्यकता होगी, और इतना पोषण इसके पास उपलब्ध नहीं होता। तो 3 गुरु बीजाणु ने अपना बलिदान दिया और एक गुरु बीजाणु को ही पोषण प्रदान किया। तो यहाँ पर देखिए 3 गुरु बीजाणु नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे और एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय हो रहा है। तो ये गुरु बीजाणु जो सक्रिय हो चुका है, ये आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया केवल यहाँ तक ही फिनिश हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि जो गुरु बीजाणु जनन हो रहा है, इसमें जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये कहां से आई? तो इसको हम वापस अपने पुराने टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आई थी? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका आई थी बीजाणु जन उत्तक से। उसी प्रकार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आएगी? बीजाणु जन उत्तक से। बीजाणु जन उत्तक द्विगुणित कोशिका है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी द्विगुणित कोशिका होती है। लेकिन अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। तो यहां तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसको हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वह है मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद को हम दूसरा नाम दे सकते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश और मादा युग्मकोद्भिद बिल्कुल एक ही है। जैसा कि हम अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? तो भ्रूणकोश बीजांड के अंदर ही उपस्थित होता है
और भ्रूण कोश को ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो उस भ्रूण कोश में हमने पुराने टॉपिक में डिस्कस किया था कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते। तो आज हम पढ़ेंगे कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक कैसे बने। उसके लिए हमारा आज का टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी हम पढ़ के निपटे गुरु बीजाणु जनन में एक गुरु बीजाणु सक्रिय हुआ था, उसने सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनाए, दोनों पुत्री केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले गए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बीच में रिक्तिका आ जाती है। रिक्तिका का आकार बढ़ने से दोनों केंद्रक जो पुत्री केंद्रक हैं वो यहाँ पर विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। तो एक उत्तरी ध्रुव पर, एक दक्षिण ध्रुव पर चला गया। इसके बाद फिर वापस समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, समसूत्री विभाजन हुआ था, आगे भी समसूत्री विभाजन ही होता है। और प्रत्येक ध्रुव पर जो केंद्रक पहुंचा है उसने फिर से विभाजन किया। तो प्रत्येक केंद्रक पर विभाजन हुआ, ध्रुव पर विभाजन हुआ, तो 2 केंद्रक ऊपर, 2 केंद्रक नीचे वाले ध्रुव पर बन गए। इसके बाद फिर वापस एक और विभाजन होता है, तो प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। चारों केंद्रक में से एक एक पुत्री केंद्रक जो है सेंटर में आ जाता है। देखिए इस तरह चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 पुत्री केंद्रक बने और उनमें से एक एक केंद्रक निकलकर मध्य ध्रुव में आ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह केवल 3-3 कोशिकाएं रह जाती है प्रत्येक ध्रुव पर। अब ये सारे केंद्रक जो हैं अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित करते हैं, कोशिका द्रव्य एकत्रित करके ये कोशिकाओं में बदल जाते हैं। देखिए इस तरह तीनों केंद्रकों ने कोशिका द्रव्य इकट्ठा किया और वो 3 कोशिकाओं में बदल गए। इसी प्रकार मध्य के जो केंद्रक है वह भी आपस में मिल जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसको हम ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये कहां से आए थे? ध्रुवों से। तो ध्रुवों से आए केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो मध्य में दिखाई दे रही। इसके बाद जो नीचे वाला जो ध्रुव है उस पर भी तीनों पुत्री केंद्रकों ने कोशिका द्रव्य इकट्ठा किया और 3 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। तो अब हमें इनके नाम अच्छी तरह डिस्कस करने। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। तो निभाग वाले सिरे पर जो 3 कोशिकाओं का सेट दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, उन्हें हम प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। मध्य में जो हमें 2 केंद्रक वाली जो कोशिका दिख रही है इसको हम द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। और इसके बाद जो नीचे की तरफ यानी कि बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाओं का ग्रुप दिख रहा है उसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूरा भ्रूण कोश बन जाता है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किसने किया? तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण एक क्रियाशील गुरु बीजाणु ने किया। तो अगर हमें मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं तो हम इस प्रकार के भ्रूण कोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। 3 कोशिकाएं देखिए निभाग की ओर होती, एक कोशिका मध्य में और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर होती। इस तरह 7 कोशिकाएं होती है और 7 कोशिकाओं में 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किस तरह होता है, गुरु बीजाणु जनन किस तरह होता है। हमने दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे ढंग से समझा। थैंक यू। अब हमारी अगली क्लास अगले लेक्चर में होगी।